25 अगस्त 2022 की सुबह अंधेरी मुंबई के रहने वाली 15 साल की सोनाली राठौर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है। मगर 26 अगस्त को सोनाली की लाश नागन रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े से सूटकेस में मिलती है। उसका जिस्म कंबल में लपेटा हुआ था। शरीर पर चाकुओं के वार के निशान थे। आखिर सोनाली की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस जांच शुरू करती है। मुंबई पुलिस की 10 टीम के अलावा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तब जाकर कातिल का पता लगता है। तो आखिर ये कातिल कौन था? उसने 15 साल की सोनाली की हत्या क्यों कर दी थी? ये शातिर अपराधी पुलिस को हफ्ते भर तक चकमा देने में कैसे कामयाब रहा था? और आखिरकार पुलिस इसे कैसे पकड़ पाई? चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया, इस कहानी की शुरुआत रोज की तरह सोनाली के स्कूल जाने से होती है। अमूमन सोनाली स्कूल से शाम तक वापस आ जाती थी, मगर 25 अगस्त को देर शाम तक वापस नहीं आती है। जब घर वाले सोनाली को फोन करने का प्रयास करते हैं, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुछ दोस्तों से फोन करके सोनाली के बारे में जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि सोनाली स्कूल ही नहीं गई। जब परिवार वालों को पता चलता है कि सोनाली स्कूल नहीं गई है, तो वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अपने लेवल से प्रयास करने के बावजूद जब परिवार वाले लड़की का पता नहीं लगा पाते, तो परिवार वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को शाम के 3:30 पार पुलिस को पास के ही नागन रेलवे स्टेशन के पास एक लावारिस बैग मिलने की खबर मिलती है। जल्द ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर बैग खुलवाते हैं, तो उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर गहरे जख्म के निशान मिलते हैं। जिस बैग में लड़की की लाश मिली थी, इस बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म ही मिलता है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से 1 घंटे के अंदर ही पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सोनाली की ही है। ऑलरेडी सोनाली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों को डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता। जल्द ही कंफर्म हो जाता है कि ये लाश सोनाली की है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर सोनाली की ये हालत किसने की? सवाल आसान था, मगर इसका जवाब इतना पेचीदा होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शुरुआत में तो लोकल पुलिस ही इस केस की जांच करती है, मगर 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर इस मामले को सॉल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीम लग जाती है। सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। जिस रास्ते से अमूमन सोनाली जाया करती थी, घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सोनाली जरूर दिखाई देती है, मगर आगे जाकर वो स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर जाते हुए दिखाई देती। फिर कुछ देर बाद की सीसीटीवी फुटेज में सोनाली 2 लड़कों के साथ देखी जाती है। सीसीटीवी फुटेज में सोनाली के साथ 2 लड़कों का दिखना इस केस में पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू पॉइंट था। पुलिस वाले सबसे पहले इन लड़कों के बारे में जानकारी निकलवाते हैं, तो पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के अपने अपने घर से लापता है। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं सोनाली वाले केस से इन दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। बस इसी के बाद पुलिस वाले उन लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। इन लड़कों का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करने में भी कामयाब नहीं हो पाते। शक होने लगता है कि ये लड़के कहीं शहर छोड़कर भाग तो नहीं गए हैं। इसलिए अब पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सिलसिला शुरू होता है। मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर मौजूदा रेलवे स्टेशन पर जाना और वहां पर लगे हजारों कैमरों को चेक करना बड़ा ही मुश्किल काम था, मगर फिर भी पुलिस वाले इस काम को शुरू कर देते हैं। सोनाली के साथ शुरुआती समय में सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कमाल की बात यह थी कि 2 घंटे के बाद ये दोनों लड़के फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं।
वहां से ये दोनों जयपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखते हैं। अब पुलिस वाले इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक जाते हैं। यहां भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। पता चलता है कि ये लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर जाते हैं। आगे की जांच से लीड मिलता है दोनों वैष्णो देवी गए हैं। इन सब के बीच कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस और सस्पेक्ट के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहता है। पुलिस वाले जब वैष्णो देवी जाकर वहां इन दोनों लड़कों की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि अब ये लोग वहां से पोखरण गुजरात चले गए हैं। जब दोनों सस्पेक्ट गुजरात में एंट्री कर लेते हैं तो अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी मदद मुंबई पुलिस लेती है। अहमदाबाद पुलिस की मदद से पता चलता है कि दोनों लड़के अब पोखर से पालनपुर नाम की जगह की तरफ चले गए हैं। यहां तक पहुंचते हुए 1 हफ्ते का समय बीत चुका था। पुलिस वाले अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुके थे। इन फुटेज में एक बात कॉमन थी कि इन लड़कों के पास लड़की का स्कूल बैग मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट पालनपुर पहुंच जाते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर देती है और दोनों सस्पेक्ट की तस्वीर देते हुए लगातार इन पर नजर रखने और इनसे जुड़ी एक एक जानकारी देने को कहती है। जल्दी पुलिस वालों को टिप भी मिल जाती है कि 2 सस्पेक्ट में से एक पालनपुर गांव के ही अपने एक रिश्तेदार के घर देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जाती है, मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सस्पेक्ट वहां से लापता हो जाता है। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर से अपने एजेंट से जानकारी मिलती है कि दोनों सस्पेक्ट पास के ही एक लॉज में रुके हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर 1 बजे रात में पालनपुर के ही एक लॉज में स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम छापेमारी करती है और फाइनली इन दोनों सस्पेक्ट को सोनाली की हत्या के 1 सप्ताह बाद धर दबोचा जाता है। मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी जाती है। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों ही सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट की पहचान 21 साल के आकाश मकवाना और 21 साल के ही विजय अंबावने के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान दोनों ही आरोपी हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी आकाश मकवाना और सोनाली आपस में दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। खुलासे के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को भी आकाश हमेशा की तरह सोनाली को मिलने के लिए बुलाता है। स्कूल के बहाने सोनाली घर से निकलती है, मगर वो आकाश के साथ चली जाती है। रास्ते में ही आकाश का दोस्त विजय भी मिल जाता है। फिर ये तीनों विजय के घर पर चले आते हैं। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के बयान के मुताबिक आकाश और सोनाली कई घंटे एक साथ बिताते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब सोनाली जाने लगती है तो वो आकाश से कहती है कि भविष्य में वो अब उससे नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। पुलिस को दिए बयान में आकाश द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक सोनाली के मना करने के कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। ये विवाद कुछ ही मिनट में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में आकाश का दोस्त विजय भी आ जाता है। आकाश पास में खड़े अपने दोस्त को इशारा करके सोनाली पर चाकू से हमला करने के लिए कहता है। आकाश का आदेश मिलते ही विजय एक के बाद एक कई बार सोनाली के पेट पर चाकू से हमला कर देता है। सोनाली भाग ना जाए और वो जोर से चिल्लाए ना, इसलिए आकाश जोर से उसका मुंह बंद करने के साथ साथ उसे जोर से पकड़ कर भी रखता है। इतना ही नहीं, अगले ही पल आकाश विजय के हाथ से चाकू लेकर खुद ही सोनाली के शरीर पर हमले करने लगता है और ये हमले तब तक जारी रखता है जब तक कि सोनाली की सांसें नहीं थम जाती। जब सोनाली मर जाती है तो विजय और आकाश मिलकर पहले तो सोनाली का स्कूल ड्रेस चेंज करके विजय की शर्ट और पैंट उसे पहना देते हैं। फिर कमरे में रखे एक कंबल में सोनाली के शरीर को अच्छे से लपेट देते हैं और एक बड़े से ट्रैवल बैग में किसी तरीके से सोनाली के शरीर को उस बैग में रख देते हैं। लाश को बैग में छिपाने के बाद
दोनों घर के बाहर आते हैं और पास के ही एक ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। फिर ऑटो पर ही बैग रखकर विले पार्ले रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। यहां पर दोनों बैग के साथ विरार स्लो ट्रेन पर चढ़ते हैं। आगे ये नागन स्टेशन पर उतरने से पहले झाड़ियों के बीच एक ब्रिज के नीचे ट्रेन से उस बैग को फेंक देते हैं। आगे ये दोनों वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी वसई पहुंचने के बाद नई जीन्स और शर्ट खरीदते हैं, पास के ही एक सैलून में जाकर बाल कटवाते हैं और एक नए लुक के साथ वसई से विरार चले जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये दोनों सफर करते रहते हैं और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। इन खुलासों के बाद इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस वाले पालनपुर से एक घर में छापेमारी करके इन दोनों का मोबाइल भी बरामद कर लेते हैं। इसके अलावा सोनाली का ड्रेस, स्कूल बैग इत्यादि भी यहां से मिलता है। अब यह तो साफ हो चुका था कि सोनाली की हत्या उसके दोस्त आकाश ने अपने एक और दोस्त विजय के साथ मिलकर की है। मगर इस हत्या का मोटिव क्या था? इस सवाल का जवाब देते हुए पुलिस वाले खुलासा करते हैं कि विजय और आकाश ने जो बयान दिया उसके मुताबिक जब आकाश और सोनाली की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है तो दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इस बात का पता सोनाली के परिवार वालों को भी चल जाता है। फिर एक दिन परिवार वाले सोनाली को आकाश से दूर रहने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, कथित तौर पर सोनाली के परिवार के कुछ सदस्य आकाश के साथ हाथापाई भी करते हैं। सोनाली के परिवार वालों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से आकाश का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है और फिर इस प्लान में अपने दोस्त विजय को भी शामिल कर लेता है। चूंकि आकाश ने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो सोनाली को किसी तरह अपने जाल में फंसाए रखता है। इस बीच वो विजय के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग में भी लग जाता है। ये सब कुछ करने के लिए अच्छे खासे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए आकाश एक दिन मौका पाकर अपने मां का गोल्ड का मंगलसूत्र 2 लाख रुपए में पास के ही एक ज्वेलरी शॉप पर बेच देता है। क्योंकि वो मंगलसूत्र चोरी का था, इसलिए एक दलाल के जरिए ये डील करवाई गई थी, इसलिए 5% कमीशन दलाल को भी देता है। बाकी बचे पैसों में से वो कुछ पैसा अपने दोस्त विजय को चाकू और कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए देता है। आगे प्लान के मुताबिक ही आकाश सोनाली को मिलने के लिए बुलाता है, कुछ समय साथ बिताता है, फिर बहाने से झगड़ा शुरू करता है और इसी झगड़े के बीच आकाश का इशारा मिलते ही विजय सोनाली पर चाकू से हमला कर देता है और आगे घायल सोनाली को आकाश अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। आखिर आकाश ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया और पुलिस से बचने में कामयाब कैसे हो गया? इसके जवाब में आकाश बताता है कि वो पिछले काफी समय से लगातार क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज देख रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखकर उसे क्राइम करने और फिर क्राइम से बचने का आइडिया आया और इस भरोसे के दम पर उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। आकाश अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए विजय को भी इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। इतना ही नहीं, विजय को यकीन भी दिलवा देता है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहेगा और फिर जब एक समय बाद सब कुछ शांत हो जाएगा तो वापस मुंबई आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। मगर पुलिस की अथक मेहनत से आकाश की सारी प्लानिंग धरी रह गई और उसके जुर्म का पर्दाफाश हो गया। आकाश और विजय दोनों पर ही हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों फिलहाल जेल में ही हैं। इस केस में कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। पूरी सुनवाई होने के बाद अदालत का जो भी फैसला होगा वो तो होगा ही। अगर आपको इस मामले में फैसला सुनाने का अधिकार दिया जाए तो आप आकाश और विजय को क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।